की चाइल्ड सेंटर टीचर लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम, जिसमें आपकी ये 15 मार्क्स की यूनिट है। बिल्कुल छोटा सा है, मतलब इजी है। दो इसमें आपके पॉइंट है। एक तो रहेगा आपका मैनेजिंग क्लासरूम लर्निंग, जिसमें आप मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड रिसोर्स की, आप जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक डस्टर चाक बोर्ड, ठीक है, टेक्स्ट बुक, तो इनको कैसे मैनेज करोगे, ये वाला टॉपिक पढ़ोगे आप। मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग टाइम एंड फेज इन लेसन, ठीक है, आपकी क्या है जो टीचिंग लर्निंग, क्या टाइम है क्या फेज है, ये सारी चीजें पढ़ोगे। आप मैनेजिंग स्टूडेंट को कैसे मैनेज करोगे, एक ग्रुप में या एक इंडिविजुअल, ये वाली टेक्निक आप यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। क्वेश्चनिंग करंट डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस क्रिएट अटेंशन मोटिवेशन डिसिप्लिन एंड नॉन थ्रेटनिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। और क्या करोगे आप यहाँ पे कि जो करंटली जो डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग कैसे आप बच्चे को उसका ध्यान क्लास के अंदर रख सकते हो, कैसे मोटिवेट करोगे, कैसे डिसिप्लिन फॉलो कराओगे, ये सारी चीजें। और जो दूसरा इसमें रहेगा आपका क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिस एंड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। पहले में तो आपको क्लासरूम को मैनेज करना है, और दूसरे में आपको क्या करना है, आपको चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग आपको करनी है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, तो ये दोनों के दोनों जो आपके इसके अंदर चैप्टर है वो दोनों 15 मार्क्स के हैं। तो अब आ जाइए आपकी मैनेजिंग क्लासरूम लर्निंग। क्लासरूम में आप क्या क्या मैनेज करते हो, और एक पार्ट के दौरान टीचिंग लर्निंग में किन किन स्टेप्स को आप फॉलो करोगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मैनेजिंग क्लासरूम लर्निंग की, जो हमारी टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है और रिसोर्सेज हैं उसके मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो, ये बात हम सबसे पहले अभी स्टार्ट करेंगे। सीधी स्टार्ट यही टॉपिक किया है बेटा ना? यस मैम, मैंने मैनेजिंग क्लासरूम लर्निंग ही किया है। ठीक है, बताइए। ओके, हमारी आज स्टार्ट हो रही है यूनिट 2, जिस यूनिट का नाम है आपका चाइल्ड सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम। देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का जो हेडिंग है, मतलब चैप्टर का नेम है, उसको समझते हैं। चाइल्ड सेंटर टीचिंग क्या होती है? लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम मतलब जब हम बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो क्लास के अंदर आते हैं, तो क्लासरूम में कैसे बच्चे के अकॉर्डिंग हम अपनी टीचिंग को चला सकते हैं। तो चाइल्ड सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्लासरूम का मतलब ये है। चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। आपका आज का टॉपिक है 2.1 मैनेजिंग क्लासरूम लर्निंग, पेज नंबर 70। मैनेजिंग क्लासरूम लर्निंग में ना आपका एक क्वेश्चन बनना है। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासरूम मैनेजमेंट? मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? हाउ कैन इट मेड इफेक्टिव, एक्सप्लेन ब्रीफली। इसको आप कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं? मतलब बच्चे के लिए हमें ऐसी लैंग्वेज चूज करनी है, टीचर को ऐसी लैंग्वेज चूज करनी है जो बच्चा बहुत आसानी से समझ सके, क्योंकि जो हमारा बच्चा है वो प्राइमरी लेवल का बच्चा है, यहाँ पे ज्यादा हाइयर स्टैंडर्ड का बच्चा नहीं है, छोटा बच्चा है वो। या फिर इसे बोलते हैं डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। या तो अब क्वेश्चन को चेंज कर दिया, अब इन्होंने पूछा है, पहले ये पूछ रहा था इफेक्टिव मेथड, लेकिन अब ये पूछ रहा है आपसे प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेज जब आप कर रहे हो तो कौन कौन से प्रिंसिपल पे आप वर्क कर रहे हो? जैसे कि आपकी डिसिप्लिन हो गई, ठीक है, आप डेकोरम मेंटेन कर रहे हो, क्लास में कोई फाइट तो नहीं हो रही स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक है, इसको भी अभी हम ब्रीफ में करेंगे। Classroom is a place where students spend most of the formative period of the lifetime. In the light of our state, discuss the meaning and the importance of classroom management. देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं वो समझा देती हूँ, जिससे कि आप आगे जो इसके पॉइंट्स आएंगे वो इजीली आप समझ सके और अपने एग्जाम में लिख सकें। क्लासरूम इज द प्लेस वेयर स्टूडेंट्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द पीरियड। देखिए, हम जब छोटे बच्चे होते हैं, प्री नर्सरी से लेके 12th तक, हम कहाँ अपना समय व्यतीत करते हैं? सबसे ज्यादा 6 to 2 PM कहाँ व्यतीत करते हैं? हम अपने स्कूल में व्यतीत करते हैं। तो क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो बच्चा होता है वो घर से ज्यादा स्कूल में अपना टाइम व्यतीत करता है। तो बच्चे के लिए ऐसा स्कूल या ऐसा क्लासरूम इन्वायरमेंट बच्चे के लिए ऐसा बनाए जहां बच्चा कहे कि मुझे कल मम्मा या पापा कल स्कूल जाना है और मुझे आज टीचर ने ये पढ़ाया, मतलब इंटरेस्टिंग। चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं, इसके आंसर्स पे। देखिए, क्लासरूम इज अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द फॉर्मेटिव टाइम इन द लाइफ पीरियड। जैसा कि मैंने बताया, क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो बच्चा होता है अपनी बहुत ज्यादा जो समय होता है वो व्यतीत कहाँ करता है? क्लासरूम में करता है। तो इसे जो हमारे ऑथर है जिनका नेम है थॉमस, वो क्या कहते हैं? थॉमस डिस्क्राइब क्लासरूम एज अ प्लेस
where various activities are going on, where interaction take place, social situations enhances and norms build up instruction situations. हमारे जो राइटर है थॉमस, वो ये कहते हैं कि क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे इंटरेक्शन करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। सोशल मतलब जैसे सोसाइटी में हम अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, तो वो कहाँ से सीख रहे हैं हम? एक स्कूल हमारी सबसे पहली जगह होती है जहाँ पे नेल्स कट हुए हैं, आपका ड्रेस कोड अच्छा है, आप टू पोनीज में आएंगे, बॉयज जो है वो शॉर्ट लेंथ हेयर की लेंथ रखेंगे, ठीक है। स्कर्ट जो गर्ल्स है वो टू डिवाइडेड स्कर्ट्स में आएंगी। मतलब एक प्रॉपर डेकोरम हमें कौन सिखाता है? हमारा स्कूल सिखाता है। तो स्कूल के अंदर क्या होता है? स्कूल के अंदर आपका अच्छा एक सिचुएशन होता है जहाँ पे हम सोशल सिचुएशन सीखते हैं, इंटरेक्शन सीखते हैं, और हम अपने टीचर से एक अच्छी बहुत सारी गुड हैबिट सीखते हैं। चलिए अब फिलिप जैगन क्या कहते हैं, फिलिप जस्टन का क्या कहना है अब क्लासरूम के बारे में? तो अकॉर्डिंग टू फिलिप जस्टन, क्लासरूम इज अ प्लेस वेयर pupils sit, listen, wait and watch, raise their hand, pass out papers, stand in a line, sharpen pencil. It is a place where test and failed passed, when assuming happen, when the new insight stumbled upon the square. देखिए सबसे पहले होमस का हमने समझ लिया, होमस क्या कह रहे थे। अब हम देखते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट फिलिप जैक्सन क्या कह रहे हैं। फिलिप जैक्सन ये कह रहे हैं कि क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चे आते हैं, बच्चे अपने फेवरेट टीचर से या अपने सब्जेक्टिव टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे बच्चे कुछ पास भी हो जाते हैं, कुछ फेल भी होते हैं, कुछ बच्चे टेस्ट देते हैं, कुछ बच्चे यूनिट टेस्ट देते हैं, कुछ हाफ लीज देते हैं। तो क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहां पर हम बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए अब आप आ जाइए पेज नंबर 71 पे, जहां पर इन्होंने बोला है इन ऑर्डर टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए क्लासरूम में कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स देखिए क्लासरूम के अंदर ना बहुत सारी चीजें। अब देखो क्लासरूम के अंदर दो चीजें तो हो गई, स्टूडेंट्स और टीचर। अब उसके अलावा क्या चीजें हैं? जैसे आपकी चॉक बोर्ड, आपका ब्लैक बोर्ड, आपका जो पोडियम होता है जिसपे टीचर खड़े होके हमें लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। अब क्लासरूम में कैसे रिसोर्सेज मैनेज करते हैं? तो सबसे पहला आता है डेवलपमेंट ऑफ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देखिए ये जो है ना बुक में बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा दे रखा है, तो मैं आपको इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ, ठीक है। बुक आप फिर रीड कर लीजिएगा। डेवलपमेंट ऑफ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि टीचर जब क्लासरूम में हो तो बच्चे के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप स्टेब्लिश करे जिससे कि बच्चा जब भी टीचर से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बच्चे को डर ना लगे, ठीक है। बहुत सॉफ्ट नेचर हो हमारा टीचर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैनेजिंग ऑफ अ क्लासरूम लर्निंग। अब इमोरस क्या कहते हैं? इमोरस कहते हैं द मिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लाइज इन द रिस्पेक्टिंग पीपल्स। मतलब डेवलपिंग ऑफ गुड इंटरपर्सनल रिलेशन के अंदर इमोरस हमारे जो राइटर है इमोर्सन, उनका कहना है कि जो हमारी टीचर है हमें एक एजुकेशन, मिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब बहुत सारा एजुकेशन के अंदर पार्ट्स होते हैं, उसको बहुत इजी वे में समझाती है। और इससे हम अपने टीचर को, उनके थॉट्स को, उनके आइडल्स को, हम अपने टीचर को आइडल मानते हुए क्या करते हैं? उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है नोइंग द लर्नर। हमारे जो टीचर है वो क्या करे? जो हमारे टीचर है, टीचर को जो बच्चा है, देखिए क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, 1 to 145 होते हैं। अब टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है सारे बच्चों पे ध्यान देना, लेकिन टीचर क्लास में अगर अटेंटिव होकर बच्चों को समझ रहा है तो नोइंग द लर्नर का मतलब होता है कि हर बच्चे की नॉलेज को टेस्ट करना। अब टीचर कैसे नॉलेज टेस्ट कर सकता है? जैसे आपके यूनिट टेस्ट मैडम ले सकती हैं, आपके हाफ ईयरली ले सकती हैं, यूनिट टेस्ट हो गए, हाफ ईयरली हो गए, पीए हो गए, फाइनल एग्जाम्स हो गए। इससे हम अपने जो स्टूडेंट को है उसे समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसका फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिए कल की यूनिट में ना मैंने जैसा बोला कि सारी यूनिट्स ना इंटरकनेक्टेड है, तो इसमें जो वर्ड है अब अ टीचर इज लाइक अ सेलर एंड शुड नो डेफिनेटली द डेस्टिनेशन टू विच ही वांट्स स्टूडेंट्स टू रीच। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब टाइम सेविंग पीरियड। टाइम सेविंग पीरियड मतलब जैसे कि सेलर, कल मैंने बताया था, सेलर मतलब हमारी जो टीचर होनी चाहिए वो हमें एक डेस्टिनेशन, हमारे गोल को अचीव कराए, हमारे एम को अचीव कराए, उसके लिए जितने भी मेथड्स लग रहे हैं उसको अचीव कराए। तो फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होना चाहिए कि हमारी टीचर हमें गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग
और जो यूनिट प्लानिंग हो गई आपकी, प्लानर हो गया, आपका सब्जेक्ट प्लानर हो गया, टॉपिक वाइज प्लानर हो गया, उसको लेकर चले। अब आता है आपका इसके अंदर प्लानिंग द इंस्ट्रक्शंस। देखिए, प्लानिंग द इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है टीचर एक ऐसा इंस्ट्रक्शंस या फिर ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लास के अंदर लेकर जाए जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो। पहले से प्लानिंग रहेगी तो आपका टाइम पीरियड भी सेव होगा, और इसके अंदर इन्होंने ये भी बोला है कि जो स्टूडेंट है वो टीचर के साथ इंटरेक्ट होकर समझाए सारी चीज। ऐसा ना हो कि टीचर ही समझा रहा है और बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो बच्चा और टीचर का जो कनेक्शन है यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। और क्लास को मैनेज करने के लिए, हाँ जी रितु बोलिए। पेज नंबर, अभी जो तुम रीड कर रही हो। हाँ जी, क्या कह रहे हो रितु? मैम मैं बोल रही अभी जो स्थिति रीड कर रही थी पेज नंबर कितना है मिल नहीं रहा है मुझे। 19 पेज नंबर 19 आपकी बुक में। ओके मैम। ठीक है। तो प्लानिंग द इंस्ट्रक्शन का मतलब, हाँ हम प्लानिंग द इंस्ट्रक्शन का मतलब हमने समझा कि हमारा जो टाइम है वो क्या हो, सेव हो। हमारी जो टीचर है जो हमें पढ़ा रही है वो भी पहले से उस चीज को गो थ्रू करके रखे। तो हमारा जो नीड है, अगर जैसे हम खुद भी टॉपिक को पहले से पढ़कर आएंगे और हमारी टीचर जो हमारी रिस्पेक्टेड टीचर है, जो हमारे गुरु है, वो भी हमें समझा रहे, तो हमें उस चीज को समझने में बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब इसके अंदर आपका 5th पॉइंट आता है organizing the instructions. The instruction process in a classroom is organized by a teacher. The instruction method, strategies, activities. देखिए, ऑर्गेनाइजिंग द इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है कि क्लासरूम के अंदर हम एक रिजिड इंस्ट्रक्शंस रखिए। रिजिड का मतलब यहाँ पे मैं जो बोल रही हूँ, रिजिड ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, मतलब नॉर्मल, कि ऐसा ना हो कि बच्चे जब टीचर एक्सप्लेन कर रही हैं, हमारे गुरु जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शंस ऐसे हो कि बच्चा जो है वो अच्छे से समझ सके, टीचर को भी प्रॉब्लम ना हो, और हम अपने टॉपिक को लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड यूज कर सके। लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड मतलब हम खुद से भी अगर पढ़कर आ रहे हैं तो मैम जब हमें समझाती है तो हमें वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है। और हम जो सारे स्टूडेंट्स अगर मैम के साथ अपने डाउट्स को पूछेंगे कि मैम हमें ना ये टॉपिक यहाँ पर समझ नहीं आया है, ये टॉपिक हमें यहाँ पर दिक्कत है, तो हम अपने टॉपिक को क्लासरूम में ही पढ़कर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब आता है इसके अंदर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। सारे ही पॉइंट्स मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम में आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बता रहे हैं। जब तक टीचर हमें समझा रहा है, पढ़ा रहा है, तब तक हमें वो चीज समझ नहीं आएगी जब तक हम अपने टीचर से अपने डाउट्स नहीं पूछेंगे। मैम हमें ना ये जो टॉपिक है आपने कल कराया था हमें समझ नहीं आया, हम नहीं पूछेंगे तब तक हमें नहीं आएगा। हमें अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो हमें जब तक हम किसी भी टॉपिक को खुद से नहीं पढ़ेंगे, खुद से नहीं समझेंगे ना, तब तक हमें वो समझ नहीं आएगा। जैसे कि एक कोट है, सूरज जैसे, मेरे को वो कोट याद नहीं आ रहा है, मैं ऐसी बता देती हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये कह रहे हैं कि आपको अगर अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आने हैं तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के आपको हर एक चीज अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। फिर आपके यहाँ पे इसमें आते हैं सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स राइट, ही ओनली नोज दैट मच दैट ही does not know at all. A good teacher should continuously make efforts for the acquisition of knowledge and he should always consider himself as a good learner. देखिए सॉक्रेट्स क्या कह रहे हैं, सॉक्रेट्स यहाँ पे कह रहे हैं अगर हमारे टीचर को पूरी नॉलेज है ना, तो टीचर को जो पूरी नॉलेज है, मतलब ही ओनली नोज दैट मच दैट ही डज नॉट नो, मतलब वो ऐसे एक्ट करे कि उसको कुछ नहीं पता। और वो जो हमारे गुरु है वो हमेशा इंटरेस्टिंगली और चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाए। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं, तो हमारे जो साइंटिस्ट है उनको बहुत कुछ पता होता है, लेकिन जब वो रिसर्च करते हैं तो उसके बारे में हमें और कुछ भी पता लगता है। जैसे इसका एग्जांपल हमारे क्लास में ही है, हम खुद कोई टॉपिक पढ़कर आए, अब हमने थोड़ी रिसर्च करी कि मैम ने ना हमें एक टॉपिक दिया था, हमने ये पढ़ा, अच्छा ये था, लेकिन जब हमारी मैम ने खुद उस चीज को समझाया तो हमें पता लगा कि अच्छा अभी हमें इसमें ये भी ऐड करना था। तो हमारे जो सॉक्रेट्स है वो ये बताते हैं। अब इसके अंदर आपके 2 ऑथर और बचते हैं। सबसे पहला जॉन मैकी। जॉन मैकी क्या कहते हैं, एवरी इवेंट ऑफ अ लाइफ
makes or even when a John Mackey writes, every event of a life makes us learn. We learn while walking on the road, sitting in a garden, traveling in a train, or even when a mosquito bites us. देखिए, जॉन मिके का कहना है कि सारे ही जितने हमारे लाइफ में इवेंट्स होते हैं, हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे कि मॉस्किटो बाइट। अब हमें सब हम अपने जब घर में रहते हैं या बाहर जाते हैं या कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो सिंपल सा है, मॉस्किटो हमें बाइट कर लेता है। तो अब मॉस्किटो बाइट क्यों कर रहा है? क्योंकि मॉस्किटो के अंदर जो केमिकल होता है, मॉस्किटो का जो सलाइवा होता है, वो हमारी जब स्किन से टच करता है तो उसके अंदर जो केमिकल नेम है उसका नाम है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जब हमारी स्किन से टच होता है तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं अंदर के, उनको ऐसा लगता है कि कोई ना बाहर अटैकर, डेंजर है, तो उस डेंजर से प्रोटेक्ट करने से वो कुछ एलर्जिक रिएक्शन दिखाता है जिससे हमें इचिंग होती है। तो जॉन मार्के का कहना है कि हम अपने छोटी छोटी चीजों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे हम कहीं जा रहे हैं, जैसे कि जो हमारे ओल्ड एज, हमारे दादाजी हो गए, दादी जी हो गई, तो जब जैसे कोई रोड क्रॉस करता है, हम घर से, स्कूल से सीखते हैं ना कि हमें बड़ों को रोड क्रॉस करानी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। अब आता है आपका सर इसले न्यूटन क्या कहते हैं। सर इसले न्यूटन स्टेटेड, आई एम अ चाइल्ड playing on a sand of stone coast, collecting pebbles from here and there are the vast ocean of truth lies before me unknown। देखिए सर इसेक न्यूटन ये कहते हैं कि वो ना एक चाइल्ड की तरह एक्ट कर रहे हैं और वो ना सैंड में पेबल्स के साथ खेल रहे हैं, मतलब स्टोन्स के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जब वो स्टोन्स के साथ खेल रहे हैं ना, तो उन्हें पता लग रहा है कि अच्छा जो हमारा सी है उसके अंदर स्टोन होता है। और जैसे हमारे सर इसले न्यूटन है, वो एक साइंटिस्ट है, मतलब वो साइंटिस्ट होने के बाद भी और चीजों को, लर्निंग को ग्रहण कर रहे हैं, मतलब और नॉलेज ले रहे हैं, बल्कि उन्हें नॉलेज बहुत ज्यादा है लेकिन तब भी नॉलेज लेनी है। तो इस सब का पर्सनैलिटी ऑफ ट्रेड ऑफ क्लास मैनेजर का मैं पूरा कंक्लूजन बताती हूँ। देखिए, जो हमारी टीचर होनी चाहिए वो बहुत काम होनी चाहिए, उनके ड्रेस कोड बहुत सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। वो हमारी बातों को समझ सके, हमारे एक्शंस को समझ सके, हमें कहाँ दिक्कत आ रही है उसको समझ सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी ये चीज की कि जो टीचर होना चाहिए हमारा एक आइडल होना चाहिए, ठीक है। वो जो कह रहे हैं वो खुद भी फॉलो करे और हमें भी एक अच्छा फ्यूचर दे, ठीक है। फिर हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर वो कह रहे हैं कि आप हार्ड वर्किंग बनो, आप टीचर के साथ रिस्पॉन्ड करो। जब तक आप टीचर के साथ रिस्पॉन्ड करोगे तो आपको कुछ चीजें सीखने मिलेंगी। और ये बहुत सच्चाई है कि अगर आप जब खुद इंटरेक्ट होगे ना टीचर्स के साथ, क्लास के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो आपका वो रिजल्ट आपको एग्जाम में देखने भी मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका पर्सनैलिटी ट्रेड। इसके अंदर अब लास्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। देखिए, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड द प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। जब आपका उसने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय क्लास मैनेजमेंट, तो आप ये सारे पॉइंट यूज कर सकते हो। इवन आपने जो राइटर्स अभी पढ़े उसको भी अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए ऐड कर सकते हो। क्लासरूम इज अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे जो अभी हमने पॉइंट्स यूज करे थे, गुड इंटरेक्शन, लर्नर नोइंग लर्नर, प्लानिंग इंस्ट्रक्शंस, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, आप ये ऐड कर सकते हो। लेकिन जब आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, ये मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, बुक में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, आप इसको फिर घर पे पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 74। प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। देखिए, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का मतलब होता है कि टीचर शुड ट्रीट ऑल द स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास इक्वली। देखिए, इक्वालिटी का मतलब है जब हम कोई भी क्लास चला रहे हैं ना, तो हमें अपने जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमें उन्हें इक्वली ट्रीट करने चाहिए। हमें कोई बायसनेस नहीं दिखानी चाहिए, फेवरेटिज्म नहीं दिखाने चाहिए। हमें अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे से चलाना चाहिए, उसमें कोई बायसनेस नहीं करनी चाहिए। और हमें एक ऐसे रूल सेट करने चाहिए क्लास में जो सभी के लिए बराबर हो। अब रूल्स कैसे, जैसे कि आपको डिसिप्लिन बना के रखना है, जब हमारी टीचर समझा रही हो, ठीक है। हमारी टीचर जब क्लास पीरियड ओवर हो जाए तो हमें अपनी क्लास में साइलेंस बना के रखनी है, ठीक है। हमें हमारी टीचर जब समझा रही है तो हमें अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो हम अपनी टीचर से पूछे, मैम हमें यहाँ पर समझ नहीं आया, आप दोबारा समझा दीजिए। तो हमें इस तरीके की प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी रखनी चाहिए। अब आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये आपका इसमें भी आया था,
क्या बोलते हैं, क्लास मैनेजमेंट के पॉइंट में जब उसने ये बोला था कि ह्यूमन रिसोर्सेज इन अ क्लासरूम वाला जो अभी हमने पढ़ा था, तो आप उससे इंटरकनेक्ट कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन यही कह रहा है कि इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग तभी पॉसिबल हो सकती है जब स्टूडेंट और टीचर इंटरेक्ट करे। फॉर एन एग्जाम्पल, टीचर ने कोई टॉपिक बताया और स्टूडेंट्स का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हम ये जज नहीं कर पाते कि हमारा जो स्टूडेंट है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टूडेंट, उसको समझ में आया या नहीं आया। हम बस एजम्पशन लेके चलते हैं कि हाँ बच्चे को आ गया, बट अगर जब स्टूडेंट खुद बोलेगा यस मैम मुझे समझ में आ गया, नो मैम मुझे ना इस वाले पॉइंट के इस लाइन में दिक्कत है, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत एक अच्छा वर्क करता है। और टीचर को प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए क्लासरूम में एक्टिविटीज करानी चाहिए, जैसे टेस्ट हो गए आपके, आपकी प्रेजेंटेशन यूनिकनेस हो गई, आप मैम ने बोर्ड पे कोई चौक से कोई क्वेश्चन लिख दिया, मैम ने इंडिविजुअल स्टूडेंट को बताया बुलाया, तो बच्चे जब मैम चौक से मतलब कोई क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देती तो हमारे अंदर एक इंटरेस्ट होता है ना, मैम हमसे ना हमें हमसे पूछ लेंगे, चलो इसको इस क्वेश्चन को कर लेते, तो इससे क्या आउटकम होता है कि हमें भी आ जाती है वो चीज। ठीक है, फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन का मतलब होता है हम एक ऐसी क्लास चलाए, ऐसी कॉपरेशन चलाएं क्लास में जिसमें हर एक इंडिविजुअल बच्चे को क्या मिले, पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले। जैसे कि हम अपनी डेली क्लासेस में भी करते हैं, जैसे हमें मैम बोलती है कि कल बच्चा कौन प्रेजेंट करके लाएगा, मैम इंडिविजुअल हमें वो देती है टाइम पीरियड की आज कौन करेगा आज कौन करेगा, फिर मैम चांस भी देती है, बाकी बच्चे अगर प्रेजेंटेशन देना चाहे तो आप अपना नेम बोल सकते हो। सो क्लास में ऐसी क्लास होनी चाहिए जहां बच्चे कोऑपरेट कर सके, और एक ये क्लास तभी चल पाएगी जब आप टीचर सब मिलकर कोऑपरेट करेंगे। अब इसके अंदर एक ऑथर आ रहे हैं जिनका नाम है राइबन राइटर्स। राइबन राइटर्स क्या कहते हैं, पेज नंबर 75 प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन के अंदर मिड में लाइन है कि द पीपल ऑफ द स्कूल इफ दे आर to develop the characteristics of cooperative must live when in school class in a society which in a particular way provide a living example of cooperation। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन सिर्फ टीचर के अकॉर्डिंग से नहीं चलती, ठीक है। नो विल मोर encourage a boy or a girl to be greater effect than the encouraging of good work done sincerely। क्लास में ऐसा ना हो जैसे गर्ल्स साइंस लेती हैं, बॉयज क्या लेते हैं, सॉरी बॉयज साइंस लेते हैं, गर्ल्स आर्ट्स लेती हैं। जिस बच्चे को जो भी स्ट्रीम चूज करनी है वो खुद चूज कर सकता है, टीचर बस उन्हें इंकरेज करे कि बेटा आप अपने फ्यूचर में देखो। जैसे आपका 7th क्लास में हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो जब हम 7th क्लास में होते हैं, हमारी 7th क्लास पास आउट हो जाते हैं हम, तो हमें रिजल्ट मिलता है, तो हमारी टीचर जो डिस्क्रिप्शन होता है गुड बट हैज टू फोकस ऑन मैथ सब्जेक्ट, तो और हमारी टीचर हमें जब हम क्लास पास आउट करते रिजल्ट लेने जाते तो हमारी टीचर कहती थी बेटा आपके ना साइंस में मार्क्स कम थे, आप अच्छे से इसको परफॉर्म करना, तो टीचर हमें इंकरेज करे, ठीक है, इररिस्पेक्टिव हमारा इंडिविजुअल चलती है। जैसे कि कुछ बच्चे बहुत सारा काम करते हैं, टॉपिक प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो उन बच्चों को कैसे लेके चला जा सकता है कि हम बच्चे को क्लास there is no place in the effective classroom management, the whole classroom system should be accurate, stable and flexible। देखिए प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि हम अपने रूल्स भी जो हमारे जो स्कूल में रूल्स हैं, जो डिसिप्लिन है, जैसे नेल्स कट करके आना है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को, ठीक है, तो नेल्स कट होने चाहिए, ज्यादा रिजिड भी ना हो। अगर नेल्स किसी बच्चे के कट नहीं है तो हम उस स्टूडेंट से पूछे कि बेटा आज आप नेल्स कट क्यों नहीं करके आए, ये तो स्कूल रेगुलेशन का सबसे बड़ा पॉइंट है, आपको करना चाहिए, ठीक है। गर्ल्स 2 पोनीज में आएंगी, अब किसी के बच्चे के बाल बहुत शॉर्ट लेंथ है तो हम उससे पूछे बेटा आपकी शॉर्ट लेंथ है, आप चोटी क्यों नहीं बना पा रहे हो। तो हमारा जो रिजिडनेस मतलब हम मैम से अपनी क्वेश्चनिंग पूछ सके, हमें डर ना लगे, सिंपल से हम ये कहना चाहते हैं कि अ टीचर मस्ट फॉलो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन मैनेजिंग अ क्लास। इफ अच्छा होना चाहिए, आपको होमवर्क टाइम पे होना चाहिए, आप अपने ना जो क्लासरूम का जो टाइम टेबल है वो फॉलो होना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए कराया जाता है जिससे कि आप जब 12th पास आउट होते हो तो आप घर पर यस मैम क्लासरूम मैनेजमेंट में देखो क्या क्या करा दिया इन्होंने, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से लेकर प्रिंसिपल तक सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे करा दी है। तो मैं कौन सा टॉपिक कराऊं, तुमने ऑलमोस्ट तो इसका करा ही दिया, इस टॉपिक का क्या रह गया अब।
managing teaching learning time and phrases in the lesson, pre-active, interactive and post-active. देखो बेटा, यही ना, इस चैप्टर के दौरान जो भी टीचिंग लर्निंग टाइमिंग है या जो स्टेप है कि किस प्रकार आप उनको सिस्टमैटिक तरीके से करोगे, ये वाला। देखो, जब भी आप अपने टाइम लेसन प्लान बनाते हो तो लेसन प्लान बनाते समय तो किस तरीके से कौन सी क्लास कितने बजे लगनी है, क्या करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको, ये सारी चीज़ें हम पहले से ही क्या करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करके रखते हैं। ठीक है, पहले से ही आपको निश्चित होता है कि जो आपकी क्लास है उसका टाइम 40 मिनट रहेगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, लेसन प्लान करते हो। ये नहीं है कि 40 मिनट का टाइम है और आपने लेसन प्लान बना लिया 1 घंटे के टाइम का, नहीं, 40 मिनट का आपका टाइम है तो आपको कम से कम 30 मिनट का लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि आप 10 मिनट आपको इवेल्युएशन के भी मिल सके। ठीक है, तो हमें ध्यान में रखते हुए चीज़ों को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कौन सी टॉपिक हमें इसमें डालने हैं। ठीक है, तो जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स का यानी कि जो टाइमिंग होता है हमारा टीचिंग लर्निंग में, तो टाइमिंग का हम प्रॉपर ध्यान रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, हम अपनी जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाते हैं। सबसे पहले तो टाइम की मैनेजमेंट करते हैं हम। ठीक है, फिर क्या है, उस टाइम मैनेजमेंट में जो आपका टीचिंग लर्निंग जो लेसन प्लान है उसकी कैसे कैसे आपको व्यवस्था करनी है, ये सारी चीज़ें। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए तो सबसे पहले हमें क्लासेस का शेड्यूल पता होना चाहिए, पहले किसका पीरियड है, फिर किसका है, फिर किसका, कितने मिनट तक ये रहेगा, और इसके दौरान आप क्या क्या क्लास के दौरान आप बच्चे को पढ़ाओगे। ठीक है, तो इसमें उनके द्वारा तैयार की गई जो भी लेसन प्लान है वो क्या है, हमें ना तो ज़्यादा लंबा बनाना और ना ही बहुत छोटा बनाना है। हमें इस तरीके से अपना फ्रेम करना है लेसन प्लान, ताकि 40 मिनट में मेरा सारा काम हो जाए, मेरे जो एम है टीचिंग के वो भी सेटिस्फाई हो जाए, और बाकी चाहे मेरा ब्लैक बोर्ड का काम है, चाहे टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछने का काम है, ये सारे काम क्या है मेरे कंप्लीट हो जाए। तो हमें इस तरीके का टाइम को मैनेज करके चलना है जिससे हमारी सारी चीज़ें जो टॉपिक लेके चलूँ वो कंप्लीट हो जाए मेरा इस क्लास के दौरान। उसके बाद है आपकी, हम क्या क्या स्टेप को फॉलो करते हैं जब आप एक टीचिंग लर्निंग लेसन प्लान बनाते हो। तो सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए हमारा, इन्होंने बताया है पूरा पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। बिल्कुल सही बात है, जब भी हम क्लास में आते हैं तो बच्चे से पहले क्या करते, जो टॉपिक मान लीजिए मैंने संज्ञा टॉपिक पढ़ाना है, आज नाउन वाला टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं सबसे पहले बच्चे से पूछती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय नाउन। नाउन आपने अभी तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो बताइए होता क्या है। तो जब हम ऐसे इस तरह के टॉपिक को पढ़ाने से पहले क्वेश्चनिंग करते हैं बच्चे से, तो ये होता है आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कि प्रीवियस में आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका ऑब्जेक्टिव, क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है बच्चे को इस टॉपिक से रूबरू कराना और बच्चे के अंदर इस टॉपिक की जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको डेवलप करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, आप अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर देते हो। प्रेजेंटेशन इन द मीन्स यानी कि जो आपको टॉपिक पढ़ाना है आप उस टॉपिक को पढ़ाना शुरू कर देते हो। आप 10 मिनट पढ़ा रहे हो, 15 मिनट पढ़ा रहे हो, 20 मिनट पढ़ा रहे हो, जितनी देर आपको टॉपिक पढ़ाना है आप उसको पढ़ाते हो। जब आप 20-25 मिनट तक टीचर इस स्टेप को कंप्लीट कर लेता है, अपना जो टॉपिक है पढ़ा देता है, तो उसके बाद क्या करता है, एक बार पुनरावृत्ति रिवीजन करवाता है। उसकी रिवीजन का इन द सेंस, मान लीजिए मैं आपको टॉपिक पढ़ा देती हूँ, पढ़ाने के बाद मैं आपसे पूछती हूँ भाई समझ में आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से आपको क्या मोटा मोटा बता देती हूँ। तो ये क्या है, उसकी रिवीजन कराता है। ठीक है, तो 5-1 मिनट जो टॉपिक पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज आपको करा देता है, और लास्ट में क्या देता है, आपको होमवर्क देता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप, होमवर्क में क्या है, लास्ट जो स्टेप होता है उसमें बच्चों को होमवर्क दे दिया जाता है और 40 मिनट का जो टाइम है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं अपने पूरे 40 मिनट्स को। ठीक है, तो इसमें यही था आपका, क्लियर है। यस मैम। उसके बाद बात आती है आपकी डिसिप्लिन से क्या अभिप्राय है। ये नहीं हुआ ना सिद्धि? नो मैम। डिसिप्लिन कैसे, आपका क्या अभिप्राय है, इसके कारण व निवारण के उपाय बताइए और स्पष्ट कीजिए कि क्लासरूम में आजकल जो डिसिप्लिन है, विद्यमान अनुशासन पर क्या सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है, कि डिसिप्लिन क्या है, व्हाट इज द कोज एंड इसके क्या क्या हम निवारण बता सकते हैं वो बताना है, और क्लासरूम में आजकल कैसा डिसिप्लिन फॉलो किया जा रहा है उसके बारे में हमें बताना है।
ठीक है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है, ये लेटिन वर्ड डिसाइपुलस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सीखना, ठीक है। तो डिसिप्लिन क्या होता है, जब हम नियमों में बंद कर खुद पर ही क्या करते हैं, सेल्फ कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और अनुशासन में क्या है हमारा, नियमों में बंद कर जब व्यक्ति शांत तरीके से चीज़ों को सीखता है, समझता है, ठीक है, खुद के ऊपर कंट्रोल करता है, तो वही क्या कहलाता है, डिसिप्लिन कहलाता है, ठीक है। तो विद्यालय अनुशासन की यहाँ पे बात करेंगे तो स्कूल डिसिप्लिन का अर्थ होता है कि स्कूल के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, उनके अकॉर्डिंग जब हम बिहेवियर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्कूल का अनुशासन यानी कि स्कूल डिसिप्लिन कहलाता है। इससे बाहर अगर बच्चा कोई बिहेवियर करता है तो उसका क्या होता है, उसको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बने और मेडलर है उन्होंने बोला है कि अनुशासनहीनता को वह स्थिति मानते हैं जिसमें व्यक्ति की आवश्यकता और समूह का आदाय अपेक्षा से अधिक टकराव के कारण। अब इन्होंने बोला कि एक होता है अनुशासन, अनुशासन में जब हम रूल्स को फॉलो करते हुए काम करते हैं, और एक होता है अनुशासनहीनता, ठीक है, अनुशासनहीनता जिसमें आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका क्या होता है, दूसरे बंदे के साथ टकराव हो जाता है। जब आप डिसिप्लिन, मान लीजिए बच्चे डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, टीचर पनिशमेंट देगा तो बच्चा क्या है, हो सकता है भाई वो कैसे बिहेवियर का हो, कई बार क्या है बच्चा क्या है, टीचर के सामने ही बोलने लग जाता है, ठीक है, यानी कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हमें डिसरिस्पेक्ट या नॉन डिसिप्लिन नहीं अपनाना, बल्कि हमें डिसिप्लिन में रहकर, नियमों में रहकर जब हम अपना काम करते हैं, ठीक है, अपनी संस्कृति का पालन करते हुए हम चीज़ों को सीखते हैं, सहयोगपूर्ण ढंग से काम करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा डिसिप्लिन कहलाता है। और डिसिप्लिन में रहना सभी जितने भी राष्ट्र है या जो भी समाज है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन में रहते हो तो आप अपनी मर्यादाओं का आपको पता है, ठीक है, तो आप एक दूसरे की हेल्प भी करते हो, ठीक है, आप गलत मार्ग पर नहीं जाते, चाहे आप स्कूल में हो या ना हो। तो डिसिप्लिन में रहना एक अच्छी बात है। और एक दृष्टिकोण देखा जाए तो जो नियम है या विद्यार्थी को विद्यालय के अनुशासन में रखना होता है, इसके लिए उनको कठोर अनुशासन के पक्षधर हैं, यानी कि इसमें ना डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए भी दो तरह की इन्होंने फिलोसफी दे रखी, दो तरह का पर्सपेक्टिव इन्होंने दे रखा। एक पर्सपेक्टिव क्या बताया, भाई हमें अनुशासन में तो रहना है और हमें सारी चीज़ों को मानना है। अनुशासन का अर्थ एक तो मानता है कि भाई अनुशासन का अर्थ है कि बच्चे को पनिशमेंट देना, अगर काम गलत किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और दूसरी ये चलती है कि हमें बच्चे को मोटिवेट करते हुए चलना है, अगर हमने मोटिवेट कर दिया तो बच्चा अपने आप ही क्या है, अनुशासन को फॉलो कर लेगा। पहले वाले अप्रोच में तो क्या है, अनुशासन को जबरदस्ती से क्या करवाया जाता है, फॉलो अप करवाया जाता है। और दूसरी अप्रोच ये बोलती है अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं कोई काम करने के लिए तो बच्चा क्या करता है, उसको और अच्छे ढंग से करता है। तो दूसरा में क्या है, हमें मोटिवेट करना है बच्चे को अनुशासन में रहने के लिए। अब इसने पूछा है कि अनुशासन को ना फॉलो करने के क्या क्या कारण हैं। एक तो कारण है भाई अनुशासन को फॉलो ना करने के कारण है विद्यार्थियों में क्या है, तो सेटिस्फेक्शन नहीं है। भाई जब बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या है, सेटिस्फाई होगे, नहीं होगे। अगर सेटिस्फाई नहीं होगे तो फिर आप क्या करोगे, आप सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर भाई आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप हल्ला करोगे भाई हमारे टीचर को चेंज करो, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, आप डिसिप्लिन को भूल जाओगे। तो सबसे पहला बात है जब विद्यार्थी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, या फिर बच्चा क्या है, जब इंटरेस्ट नहीं होता, जिस बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है वो कभी किसी दूसरे बच्चे को छेड़ेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ, यानी कि डिसिप्लिन को खराब करेगा। तीसरा है जब आप क्या है बहुत ज़्यादा संख्या में, मान लीजिए रेशो तो दे रखा है सरकार ने, एक टीचर के नीचे 30 बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन मेरी क्लास में बच्चे 60 बैठे हैं, 60 बच्चे बैठे हैं, तो भाई एक टीचर 60 बच्चों को कैसे संभाल पाएगा, तो वहाँ पर डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। उसके बाद है जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ ऐसे हैं पॉलिटिशियंस के जो भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो भी क्या पूरी तरह से डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते। अब इसके क्या कारण हैं और आजकल क्या क्या है वो बताया गया। अब भारतीय सेना के जो भूतपूर्व जनरल हैं करियप्पा के अकॉर्डिंग विद्यार्थी अनुशासन के कुछ अन्य कारण भी बताए हैं। देखो अब ये जो हमने पढ़ा था ये था बच्चे डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करने के क्या क्या कारण हैं, तो कुछ अन्य कारण भी बताए हैं। जैसे हमारी जो आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो इफेक्टिव है, यानी कि दोषपूर्ण है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। शिक्षकों में नेतृत्व का अभाव है, यानी कि एक टीचर के अंदर लीडरशिप वाला गुण नहीं है, इसके कारण भी क्या है
डिसिप्लिन तोड़ा जा रहा है। बच्चों की आर्थिक कठिनाइयाँ हैं, इकोनॉमिक जब कठिनाई आ जाती है तो डिसिप्लिन को तोड़ा जाता है। समाज में व्याप्त सामान्य जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद किसी को जब हम आइडल मान के काम करते तो हम कभी भी डिसिप्लिन से बाहर नहीं जाते। लेकिन अब आपका कोई आइडल ही नहीं है जिसको आप आदर्श मान के काम करो, तो भी क्या है, डिसिप्लिन की कमी होती है। अब उसके बाद मान लीजिए डिसिप्लिन को कोई फॉलो नहीं करता, तो हम इसके बारे में क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो क्या होएगा भाई, जो अनिश्चित भविष्य के भय के कारण असंतोष तो होगा और दायित्वहीनता उभरेगी। अगर बच्चे स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, ठीक है, इररिस्पॉन्सिबल बनेंगे। उसके बाद विद्यार्थियों की जो स्कूल में है बढ़ती संख्या का और टीचर का जो रेशो है, अगर वो ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा है और टीचर कम है, तो उस सिचुएशन में भी जो लर्निंग सिचुएशन है वो क्या हो जाती है, हमारी प्रभावित हो जाती है, कि ये इसका रिजल्ट आता है। तीसरा है, जो आपकी को करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उनका यांत्रिक तरीके से बिना पूर्व तैयारी के अकुशल आयोजन होता है। मान लीजिए आपने पहले कोई भी तैयारी नहीं कर रखी, ठीक है, यानी कि आपने डिसिप्लिन को फॉलो ही नहीं किया कि पहले मुझे प्लानिंग करनी चाहिए, आपने प्लानिंग नहीं की, तो आपका काम क्या है फिर, इतने अच्छे तरीके से स्किलफुल प्लानिंग के तरीके से आयोजित नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो टीचर्स के और जो स्टूडेंट के रिलेशन है वो भी लगातार उनका रेशो भी क्या है, घटता जा रहा है। किसके कारण, अनुशासनहीनता के कारण। जब डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो बच्चे क्या है, टीचर के साथ भी मार पिटाई, ऐसी बातों पे हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। शिक्षकों में भी राजनीतिक गुटबाजी और जब डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, ठीक है, राजनीति भी चलती रहती है, गुटबाजी चलती रहती है, जिससे डिसिप्लिन खराब होता है। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनका स्कूल और कॉलेज की एक्टिविटीज़ में हस्तक्षेप जो होता है, तो उसके कारण भी क्या है, डिसिप्लिन हमारा खराब होता है। और आम जनजीवन में अनुशासनहीनता की बढ़ती प्रवृत्ति और जो हमारी नागरिक चेतना का अभाव से भी छात्र अनुशासनहीन बनता है। अब इसके क्या-क्या उपाय हैं? एक तो हमें क्या है, प्रतिकारी अप्रोच अपनानी चाहिए, पनिशमेंट अप्रोच अपनानी चाहिए, एग्जाम्पल अप्रोच अपनानी चाहिए, ठीक है, सुधारात्मक अप्रोच अपनानी चाहिए और निरोधात्मक अप्रोच अपनानी चाहिए अगर हमें डिसिप्लिन में रखना है। तो सबसे पहले बात आती है प्रतिकारी अप्रोच की। इसके अंतर्गत उस विद्यार्थी के विरुद्ध प्रतिकारी कदम उठाना है जिसने विद्यालय अनुशासन के नियमों को भंग किया है, ठीक है, जिसने रूल्स को तोड़ा है, ठीक है, उसके अनुसार उसको दंडात्मक सुझाव दिया जाता है और उपचार के भयंकर परिणाम निकल के आते हैं। इससे विद्यार्थी को अपराधी बनने की ओर प्रेरित कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बच्चे को जब प्रतिकारी रिग्रेशन या उसको बिल्कुल ही हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये अप्रोच अपनाते हैं, तो बच्चे का क्या हो जाता है, वह आगे चल के अपराधी भी बन सकता है। आगे हमें पनिशमेंट अप्रोच, अगर कोई बच्चा क्या करता है, डिसिप्लिन को तोड़ता है, अगर उसको हम एक बच्चे को भी क्या कर देते हैं, दंड दे देते हैं, तो क्या है, हमारा एक बच्चे को पनिशमेंट दे देते हैं, तो बच्चे क्या है, आगे चल के दोबारा वो मिस्टेक नहीं करते। उसके बाद है एग्जाम्पल अप्रोच अपनानी है। इसमें क्या है, बच्चे को हमें क्लास में अगर कोई अनुशासन भंग कर रहा है तो उसके साथ साथ क्या, उनके कुछ एग्जाम्पल देते हुए उनको समझाना है कि बेटा आपको ये इस तरीके से करना है। सुधारात्मक अप्रोच का उद्देश्य जो दोषी विद्यार्थी हैं उनको सुधारना होता है, उनको के जो गलती उन्होंने की उसका एहसास कराने के बाद उन्हें सुधार के लिए मौका दिया जाता है। निरोधात्मक अप्रोच यानी कि जिसमें बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया गया है, इसमें रिसर्च और विचारधारा का परिणाम होता है। इस अप्रोच का उद्देश्य ऐसी कंडीशंस में पैदा होने से पूर्व दूर करने का होता है, यानी कि निरोधात्मक का मतलब है ऐसी कंडीशन ही ना आए पहले, यानी कि बच्चे क्या करें, अनुशासन को तोड़ो, ऐसे हम क्या है, कंडीशन ऐसी हम सिचुएशन आने ही नहीं देंगे, ये होती है निरोधात्मक अप्रोच। तो आजकल जो क्लासरूम में जो डिसिप्लिन है उसमें उस पर किस तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो आजकल जो क्लासरूम में जो डिसिप्लिन मौजूद है उसमें अनुशासन में भय और दंड के साए में भय बताया जा रहा है बच्चों में, और पनिशमेंट उनको दी जाती है। बच्चों को डरा धमकाकर कठोर शारीरिक सजा देकर मात्र उन्हें चुप करना ही अनुशासन समझते हैं। स्वयं अध्यापक अपनी ओर से कोई फॉलोअप उदाहरण नहीं प्रस्तुत करते, जिससे विद्यार्थियों को यानी कि टीचर को भी क्या, टीचर खुद भी क्या है, कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं करते कि वो क्या है, ऐसा दिखाई दे कि हमें उसको फॉलो कर रहे हैं।
और कक्षा में जो पनिशमेंट अनुशासन की अपेक्षा स्वानुशासन की भावना उत्पन्न करे। और हमें क्या है, हमें पनिशमेंट देने की बजाय बच्चे को हमें इतना मोटिवेट करना है कि वो खुद ही क्या है, अपने आप किस में रहे, डिसिप्लिन में रहे। उसको पता है कि मुझे ये करना, चाहे मैडम मुझे दे या ना दे। जैसे सिद्धि ने कल, मैं जैसे क्लास में अवेलेबल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इस लड़की ने पूरी क्लास में अपना टॉपिक भी रिप्रेजेंट भी किया और खुद ही एक टॉपिक अपने आप को दे दिया तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो हमें बच्चे को इतना मोटिवेट करना है कि हमें क्या, उसको पनिशमेंट देने की जरूरत ही ना पड़े, बच्चा अपने आप ही क्या करे, स्व अनुशासन को लागू करे। बस यही आपका डिसिप्लिन का एक टॉपिक था इसके अंदर, और कुछ नहीं था। क्लियर है? यस मैम। कल मुझे तो नहीं लगता ये। हाँ बेटे।